मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? तो ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल था जो कि यूटी ने पूछा। अब इसी तरह बाकी दोनों फोर्सेस के ऊपर भी 6 करके देख लें, ये दोनों साइडें बराबर नहीं आएंगी। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगी आपके पास बीटा। अ स्विंग इज हेल्ड बाय वर्टिकल रोप। एमसीक्यू 4 रहते, सॉरी। A thermistor with positive temperature coefficient is used to measure temperature in the oven. What temperature of the oven increase the resistance of the value of thermistor increase? क्यों बोला? क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर जिन कॉफिशिएंट जिनका होता है, किनका होता है? कंडक्टर्स का। तो कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। अल्फा पॉजिटिव किनका है? अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो यहां पे राइट ऑप्शन आएगा बीटा, इंक्रीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्विंग इज हेल्ड बाय वर्टिकल रोप्स इफ द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड weight of a person is 1000 न्यूटन, the breaking tension of each rope must be। देखें, उसने बोला है अ स्विंग इज हेल्ड बाय 2 वर्टिकल रोप्स। एक स्विंग आपने अक्सर देखा ना, पार्क में जाते हैं, एक झूला लगा होता है, उसके साथ 2 रस्सियां लगी होती हैं, और यहां पे एक पर्सन बैठा होता है लकड़ी के उसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर। वो कहता है अ स्विंग इज हेल्ड बाय 2 वर्टिकल रोप्स। तो ये जो दोनों रोप्स हैं ये क्या करेंगी? ये इसको नीचे गिरने से रोकेंगे। दे प्रोवाइड टेंशन। ये मैंने आपको चैप्टर 2 इक्विलिब्रियम में बताई थी बात। अच्छा, अब वो जो पर्सन बैठा है उसका वेट कितना है? जो पर्सन एक्स वाई जेड पर्सन यहां पे बैठा हुआ है, उस पर्सन का वेट कितना है बताएं? 1000 न्यूटन। और वेट किस तरफ एक्ट करता है बताएं? वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। अंडरस्टैंड? अब रस्सियां ऊपर को फोर्स लगा रही हैं, वेट नीचे को है, तो यहां पर मुझे बताएं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सम ऑफ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी है बताएं? टी प्लस टी। और डाउनवर्ड फोर्स क्या है? डब्ल्यू। तो टी प्लस टी क्या आ जाएगा? 2t इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो टी कितना आ जाएगा बताएं? वेट ओवर डब्ल्यू। तो वेट कितना है बच्चों बताओ? 1000/2। तो बेटे क्या आंसर आएगा? मतलब हर रस्सी ने कितना संभाला होगा? अगर 2 रस्सियां हैं तो इसने भी 500 न्यूटन संभाला होगा और इसने भी 500 न्यूटन संभाला होगा। तो उसका क्वेश्चन क्या है जरा मुझे बताएं? द ब्रेकिंग टेंशन ऑफ ईच रोप मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 न्यूटन। बी ऑप्शन ठीक है। अगर 3 रोप्स होती फिर क्या होता बताएं? अगर अपवर्ड फोर्स 3 रोप्स लगा रही होती, फिर यहां पे टी प्लस टी होता। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? सम ऑफ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। देखें ऊपर कितनी फोर्स लग रही है और फिर देखें नीचे कितनी फोर्स लग रही है। ओके। अच्छा बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 अभी तक का सबसे मुश्किल सवाल है जो मैंने यूईटी के पेपर्स के अंदर देखा है, और ये क्वेश्चन 2 दफा रिपीट किया है यूईटी ने। बेटे इसको मिटा रहा हूं मैं, और ये वाला क्वेश्चन यूईटी ने 2 दफा रिपीट किया है। जो मुश्किल सवाल होते हैं ना वो अक्सर रेपिटेशन के साथ आते हैं। प्यास, जीआई के, नस्ट, ये सारी यूनिवर्सिटीज अपने क्वेश्चन रिपीट कर रही होती हैं। मतलब अगर कोई 30 क्वेश्चन है तो 5-6 पुराने पास पेपर के क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर। अब इस क्वेश्चन में जरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें। वो कहता है विद रेफरेंस टू द फिगर अ टॉय कार टेक टोटल टाइम टी नॉट विद द टोटल डिस्प्लेसमेंट डी नॉट व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन अ पाथ ए बी सी बी। पाथ क्या है ये देखें, पाथ उसका कहां से स्टार्ट होगा बच्चों बताओ? ए बी सी बी। ये ए यहां बना हुआ है, बी कहां पर है? वो पहले ए से कहां पर आएगी? बी पर। बी से कहां पर आएगी? सी पर। ए से बी पर गई, फिर बी से कहां पे गई? सी पर, और फिर सी से दोबारा कहां पर आई? बी पर। सही होगी बात? द टोटल टाइम एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट आर गिवन बाय कंसीडर टॉय कार टू मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब बच्चों मेरी बात बड़े ध्यान से सुननी है आपने। टाइम, आप मुझे बताएं, एक गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से गई ए से बी पर, फिर यूनिफॉर्म स्पीड से गई सी पर, फिर यूनिफॉर्म स्पीड से दोबारा कहां पर आ गई? बी पर। यूनिफॉर्म स्पीड बोला उसने। आप मुझे बताएं, जब स्पीड की बात करेंगे तो उस वक्त हम डिस्टेंस लेंगे या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस। अंडरस्टैंड? अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताएं? डिस्टेंस ओवर टाइम। क्यों बच्चों पता है आपको? ये एस क्या है बताएं? डिस्टेंस।
डिस्प्लेसमेंट बाद में निकालते हैं। अच्छा, और यहां से अगर हमने टाइम निकालना है, टाइम इधर आ गया, स्पीड इधर आ जाएगी। उसने पहला पार्ट क्या पूछा, टाइम टेकन, द टोटल टाइम, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। बच्चों आपको आता है, सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, जिसने स्टेटमेंट को समझा वो कर लेगा। ए से लेकर बी तक अगर देखें तो उसने रेडियस लिखा 10 मीटर लिखा हुआ है। एक कार ए से बी पर गई, डिस्टेंस क्या हुआ, रेडियस के इक्वल। फिर जब वो बी से दोबारा बी पर आई तो उसने सर्कल की बाउंड्री के गिर्द चक्कर निकाला, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस क्या हुआ बताएं, पहले वो ए से बी पर गई तो रेडियस, और फिर बी से दोबारा बी पर आई तो क्या हुआ, 2 पाई आर। और स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 + 2 पाई ओवर क्या हो जाएगा 10, और आर भी किसके इक्वल है, 10 के, तो 10 से क्या हो जाएगा, स्पीड उसने बोला 10, आर भी 10 है, तो टाइम कितना आया बताएं, 1 + 2 पाई या 2 पाई + 1। ऑप्शन अल्फा और बीटा में दोनों में टाइम 2 पाई + 1 है, मतलब इन दो में से एक ऑप्शन है। फिर उसने दूसरी बात पूछी है डिस्प्लेसमेंट, क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप बताएं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए और चक्कर लगा के बॉडी कहां पर आई है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, देखें उसकी इनिशियल डेस्टिनेशन ये और फाइनल ये है, चक्कर लगा के आई इधर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप, मतलब देखिए ना, हाँ जी, तो ए पॉइंट इनिशियल और चक्कर लगा के दोबारा बी पर आई है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 10 मीटर ना हुआ। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, जब आपने टोटल टाइम निकालना तो आपने डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा वो 10 मीटर होगा, क्योंकि वो ए से बी पर आई दोबारा बी पर आई, तो उसका ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है वो ये होगा। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखेंगे, बस उनका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होगी, राइट ऑप्शन अल्फा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जुबानी कीजिएगा। एक 1 किलोग्राम बॉल सेम डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड से जाकर एक 4 किलोग्राम बॉल से टकराती है, तो 1 किलोग्राम लाइट मैस हो गया, 4 किलोग्राम मैसिव बॉल होगी, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। अज्यूम दैट 1 किलोग्राम बॉल स्टॉप आफ्टर कोलिजन। याद है, when a light ball a 1 kilogram when assume that 1 kilogram ball stop after collision, what will be the velocity after collision of the 4 kilogram ball if 1 kilogram ball stops? What is the velocity of 4 kilogram? पहले इसको बना लेते हैं, ये देखें, एक 1 किलोग्राम की बॉल है, बॉल जो किस स्पीड से जा रही है बेटे बताएं, उसकी स्पीड कितनी दी है उसने, 8 मीटर पर सेकेंड, और वो एक दूसरी बॉल से टकराई है, दूसरी बॉल उसका मैस कितना है 4 किलोग्राम, और वो किस स्पीड से मूव कर रही थी 6 मीटर पर सेकेंड से। अंडरस्टैंड? अच्छा, इन द सेम डायरेक्शन अज्यूम दैट 1 किलोग्राम बॉल स्टॉप आफ्टर कोलिजन। कोलाइड होने के बाद जो 1 किलोग्राम वाली बॉल है वो स्टॉप हो गई है, मतलब ये V1 उसका 8 था और V2 कितना है, V2 6 मीटर पर सेकेंड है। अगर ये टकराने के बाद स्टॉप होगी, मतलब इसका V1 प्राइम क्या है 0, तो जो दूसरी बॉल होगी वो इसी स्पीड से आगे जाना शुरू हो जाएगी। बेटे आपको पता है बॉल अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज करती हैं, देखिए ना, अगर ये स्टॉप हो गई है तो जो 6 मीटर पर सेकेंड वाली बॉल है वो इसी की स्पीड से आगे जाना शुरू हो जाएगी। अगर आपने इसको प्रूव करना है तो प्रूव कैसे करेंगे, ये देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेटिव मोमेंटम पढ़ा हुआ आपने, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, बोले m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। m1 की वैल्यू पुट करें, v1 की वैल्यू पता है, m2 की वैल्यू पुट करें, v2 की वैल्यू पता है, m1 की वैल्यू पता है, v1 प्राइम 0 हो जाएगा, m2 की वैल्यू पता है, यहां से v2 प्राइम निकालें, चेक करें 8 आएगा, अगर प्रूफ करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, तो यहां पे राइट ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 में सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जरा स्पीड पकड़ते हैं, टाइम शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 किस किस को याद है, मैंने क्लास में कराया था, फ्लूइड डायनामिक्स वाले चैप्टर में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 करवाया था। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो इसमें
पहले ये बताएं ये फ्लो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फ्लो? वर्टिकल फ्लो में पानी ऊपर से नीचे आता है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो है। बर्नौलीज इक्वेशन किस किस को याद है? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। बेटे जब हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है तो हाइट वाला फैक्टर निकल जाता है, हाइट वाला फैक्टर निकाल देते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो जब पानी सीधा जा रहा हो। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी बताएं? P1 हाफ रो V1 स्क्वायर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। P1 माइनस P2 इधर आ जाएगा और यहां पर क्या होगा बताएं? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। हाफ रो कॉमन आ जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इधर आ जाएगा। उसने यहां पर कुछ भी नहीं किया, 1/2 की जगह मैं 0.5 लिख सकता हूं बेटे? बताएं तो बताएं राइट ऑप्शन क्या बन रही है? अल्फा। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0.5 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। The lines of diffraction grating has a spacing 1.2 micrometer when the beam of monochromatic light is incident normally on the grating. The first order maximum make an angle 30 degree with the normal, the wavelength of the monochromatic light. किस किस को diffraction grating का, ये मैं मिटाने लगा हूं, किस किस को diffraction grating का फॉर्मूला याद है? आपसे कहा था कि आप सिर्फ ये फॉर्मूले याद कर लें और आपने इन टॉपिक्स को कंसेप्चुअली नहीं करना क्योंकि इनका न्यूमेरिकल आना है आपको। हाँ जी, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला है हमारे पास d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, बच्चों याद है? और यहां से लैम्डा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? d sin थीटा ओवर m। ये जो d है ये 1.2 माइक्रोमीटर है। द लाइंस ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैव स्पेसिंग, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 1.2 माइक्रोमीटर। माइक्रो की जगह क्या आ जाएगा? -6। एंगल कितना है? 30। ऑर्डर क्या दिया उसने? फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, तो m की जगह 1 आ जाएगा। डिफ्रैक्शन में जो ऑर्डर बोलेगा वही पुट करना है। अब आपने क्या करना है? सिर्फ सॉल्व करना है। sin 30 क्या होता है बताएं? 1/2। 1/2 ओवर 2 क्या आ जाएगा? 0.6। क्यों बेटे? 1/2, 1.2 को 2 से डिवाइड करूंगा 0.6 ही आ जाएगा ना। अच्छा, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर। लेकिन उसने आंसर किस में लिखा है? नैनोमीटर में। अब इसको नैनो बनाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा बताएं? अगर आपको यहां पर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये नैनो बन जाएगा और ये -2 पर आके +2 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 600 नैनोमीटर। राइट ऑप्शन इज सी। When compressed gas is suddenly allowed to expand, which is the following equation determined? बताएं जी, adiabatic expansion में क्या होता है फॉर्मूला? PV gamma is equal to constant। आइसोथर्मल में PV कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में PV gamma is equal to constant होता है। ये मैंने लास्ट जिस दिन आपका लेक्चर था ये फ्रीज होने से पहले, उस दिन मैंने एक टेबल बना के दिया था, उसमें ये लिखा हुआ है। Which of the following statement is correct? Electric potential and gradient both vector quantities. The potential at a point is numerically equal to electric field strength at that point. The potential gradient at a point is numerically equal to electric field strength at a point. बिल्कुल ठीक है बेटे, जरा देखें। E is equal to minus delta V over delta R। उस बेटे इस डेल्टा V over delta R को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बी ऑप्शन क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है ना। डेल्टा V over delta R is called potential gradient and potential gradient at a point is numerically equal to electric field। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन इसमें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, कांस्टेंट करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सेकंड। द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंपोनेंट ओवर द ड्यूरेशन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। सिर्फ I को T से मल्टीप्लाई कर दें, करंट का फॉर्मूला ना Q बाय T, तो QI इंटू T आ जाएगा। I कितना है? 5 टाइम कितना है? सॉरी I 1 है, आंसर इज 5 कूलम। A 100 watt device need more than 100 volt input to operate. If the main supply
non-fluctuate between 200 to 250 volt. The turn ratio of step-up transformer required operate the device will be. The turn ratio, बेटे अगर आप देखें तो टर्न रेशियो क्या होती है, NS ओवर NP, पता है आपको? और NS ओवर NP क्या होता है? VS over V. ठीक है. अच्छा, अगर आप देखें 100 watt डिवाइस नीड मोर देन 1000 वोल्ट, नीड मोर देन 1000 वोल्ट इनपुट, मतलब उसको प्राइमरी कितनी चाहिए? 1000 वोल्ट से ज्यादा. ओके. अच्छा, और वो कहता है द इफ मेन सप्लाई नॉन फ्लक्चुएट सॉरी इफ 100 watt डिवाइस नीड मोर देन 1000 वोल्ट इनपुट टू ऑपरेट, if the main supply is non fluctuate between 200 and 250, बल्कि ये 1000 है, ये 1000 है. और जब उसने लास्ट में बोला ना द मेन सप्लाई इज नॉन फ्लक्चुएट बिटवीन 200 and 250, तो अगर मैं यहां पर 200 लिखूंगा तो बेटे बताएं आंसर क्या आएगा? 5. अगर मैं यहां पे 250 लिखूंगा तो क्या आएगा बताएं? 4. तो आंसर 5 और 4 लेस देन 5 होगा और ग्रेटर देन 4 होगा. 4 और 5 के दरमियान होगा आंसर. ठीक है. तो यहां पे राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगी डेल्टा, लेस देन 5, मोर देन 4 एंड लेस देन 5. मोर देन, सॉरी नहीं, एवरेज नहीं निकालेंगे. उसने पता क्या बोला हुआ है? मोर देन 1000 वोल्ट. हाँ, अगर उसने बोला ना मोर देन 1000 वोल्ट, तो यहां पे भी 1000 से बड़ा आंसर आएगा. आप यहां पे भी 1000 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो मोर देन 4 भी हो सकता है यार. मोर देन 4, लेस देन 5, ये दोनों ऑप्शन ठीक है. हाँ, क्योंकि उसने स्टेप अप करना है. चलें इसको लास्ट में देखते हैं 14 को. इसमें मेरे ख्याल में तो अल्फा और डेल्टा दोनों होनी चाहिए. इसको लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं दोबारा. A source initially contain anode nuclei of the radioactive nuclide. How many of these nuclei have decayed after a time interval of 3 half life? Source के पास anode है. How many of these nuclei decayed after a time interval of 3 half life? बेटे decayed का फॉर्मूला क्या बताया था? 1 minus 2 power n into anode. 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद बच्चों बताओ क्या होगा? n की जगह 3 आ जाएगा. तो बेटे यहां पर आ जाएगा 1 minus 1 by 8. और 1 minus 1 by 8 किसके इक्वल आएगा बेटे? 7 by 8 n naught. 1000 kilometer satellite orbiting 400 kilometer above the earth has an orbital speed 20 kilometer per hour. A 2000 kilogram satellite with a speed orbital radius will require an orbital speed of, बताएं. कल भी सवाल बताया था ये. बेटे जो ऑर्बिटल स्पीड है ना वो प्लेनेट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती. ऑर्बिटल स्पीड डिपेंड सॉरी ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट के मास पे डिपेंड ही नहीं करती. किस पे डिपेंड करती है? प्लेनेट के मास पे. तो उसने बोला सैटेलाइट वजनी हो गया है, तो सैटेलाइट के वजनी होने से ऑर्बिटल स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सैटेलाइट का मास है वो स्मॉल एम है. इस फॉर्मूले में स्मॉल एम नहीं आ रहा. तो मैंने कल बताया था एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड दोनों इंडिपेंडेंट हैं मास ऑफ सैटेलाइट के. तो यहाँ पे स्पीड सेम रहेगी, v ही रहेगी. हाँ जी, 17 नंबर क्वेश्चन आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में प्रूव करके दिया था मैंने. When a bullet of mass m is fired from a gun m and moving with velocity v, the velocity of gun will be. देखें, फायर करने से पहले बुलेट का मोमेंटम भी 0 और गन का भी मोमेंटम क्या है? दोनों की वेलोसिटी की जगह मैंने 0 लिखा है. फायर करने के बाद बुलेट की स्पीड v और जो गन है गन रिकॉइल होके पीछे को आती है ना. देखें ये 0-0 क्या शो कर रहा है कि फायर करने से पहले बुलेट की स्पीड भी 0 है और गन की स्पीड भी 0 है. फायर करने के बाद स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट और v क्या है? बुलेट जाएगी ना आगे को, तो बुलेट की स्पीड v होगी, लेकिन गन रिकॉइल होके पीछे को भी आएगी. दिस इज v प्राइम. तो उसने आपसे पूछा क्या बताएं? रिकॉइल वेलोसिटी पूछा है ना, कैपिटल v, जिसमें उसने इसको कैपिटल v का नाम दे दिया है. तो बेटे यहां पर बताएं क्या आएगा? माइनस एम वी. और यहां पर क्या आएगा? m कैपिटल v. तो बेटे कैपिटल v किसके इक्वल होगा? अच्छा, कोई बता सकता है मुझे इस रिकॉइल वेलोसिटी के साथ नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि गन रिकॉइल होके पीछे, शाबाश, गन रिकॉइल होके पीछे को आती है.
क्वेश्चन नंबर 8 में बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी को कौन एक्सप्लेन करता है, कौन सा ग्राफ? शाबाश। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो बताएं कांस्टेंट कर्व किस में है? डेल्टा में। डेल्टा में लाइन स्ट्रेट है ना, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी बुक के एग्जाम्पल के ऊपर सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड इज 40I माइनस 18K। बेटे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला B डॉट ए पढ़ा हुआ है ना सारों ने? B कितना है बताएं? 40I माइनस 18K। और बताएं वेक्टर एरिया क्या है? द मैग्नेटिक फ्लक्स पास थ्रू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लूप, एरिया ऑफ द लूप ऑफ दिस लाइज फ्लैट इन XY प्लेन। अगर एरिया XY प्लेन में है तो वेक्टर एरिया Z में नहीं होगा। वेक्टर एरिया क्या होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। अगर सरफेस एरिया XY में है तो XY का परपेंडिकुलर क्या होगा? Z। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटी की जगह -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। और यहां पे मैं K लिख रहा हूं। K क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि Z का यूनिट वेक्टर K होता है। तो आपने सिर्फ K को K से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि I डॉट K तो 0 होता है। I डॉट K 0 होता है। तो 18 को 5 से करें क्या आएगा? 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 वेबर, जिसको हमारी बुक ने लिखा है ये वाला 0 इधर +1 बन के ऐड हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पटन वेवलेंथ? H/m0c। आपने चैप्टर 19 में लॉन्ग पढ़ा होगा, कॉम्पटन शिफ्ट H/m0c 1 - cos थीटा पढ़ा हुआ है। इसमें आप प्रूव करते हैं कि H/m0c की वही वेवलेंथ होती है जो इसका यूनिट मीटर में आता है ना, आपकी बुक में प्रूव है। H/m0c इज कॉल्ड कॉम्पटन वेवलेंथ, चैप्टर 19 में टॉपिक है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्लास में करवाया गया था। When astronaut in a space come to know about an explosion in a nearby planet, the astronaut came to know about the explosion by saw this। क्यों? क्योंकि स्पेस में वैक्यूम होता है और वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, तो वो उसको देखकर पता लगेगा धमाका हुआ है। तो इसी तरह सूरज, देखें सूरज में कौन सा रिएक्शन होता है? फ्यूजन रिएक्शन। और सूरज में इतने बड़े धमाके होते हैं ना, एक्सप्लोजन होते हैं, अगर आप एक धमाके की आवाज सुन लें तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। इतने हाई इंटेंसिटी के धमाके होते हैं। लेकिन आज तक सूरज में कोई भी धमाका हुआ, आपको आज तक कोई आवाज आई? मुझे तो नहीं आती, आप में से भी किसी को नहीं आती होगी। क्यों नहीं आती? क्योंकि सूरज से जमीन तक कई जगह ऐसी हैं, मतलब एयर तो हमें मिली ना 30 किलोमीटर ऊपर, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, एयर का नामो निशान ही नहीं है, तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल कर ही नहीं पाती। इस तरह अक्सर दो स्टार्स आपस में टकराते हैं, कई एक्सप्लोजन होता है स्पेस में, हमें आज तक नहीं पता लगता। लेकिन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कोई वाकया हो तो हमें उसकी आवाज आ जाती है, क्योंकि एयर आवाज ले आती है, ठीक है। तो यहां पे बीटा ऑप्शन आ जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कैन इंक्रीज बाय, आप लोगों ने चैप्टर 17 में पढ़ा इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में क्या पढ़ा? अ सिलिकॉन इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। और आपकी बुक की लाइन है प्योर सिलिकॉन इज एन इंसुलेटर, क्योंकि सिलिकॉन ने सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, किसी और को पास बुलाते ही नहीं है। अब उसी सेमीकंडक्टर को कंडक्टिव बनाने के लिए हम उसमें इंप्योरिटी डालते हैं। अगर पेंटावेलेंट डालें तो एन टाइप बन जाता है, याद है? अगर ट्राइवेलेंट डालें तो पी टाइप बन जाता है। जब पी टाइप बनेगा उसमें होल आ जाएंगे, एन टाइप बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो वो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे सकेगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इंप्योरिटी ऐड करने से, एक्सट्रिंसिक बनाने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा, डोपिंग करनी पड़ती है आपको। 23 में व्हेन अ मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू लाइट इट मे एमिट इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। hc lambda। हाँ जी, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, प्लैंक्स असम्पशन क्या थी बताएं? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी लाइट की।
जितनी लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी, और एफ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ती, इंटेंसिटी का मतलब होता है तादाद का बढ़ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करेगी, वेवलेंथ के ऊपर। 24 नंबर क्वेश्चन में a particle of rigid body at a distance of 0.1 meter from the axis of rotation with a linear speed of 3 meter per second, what is the angular speed of the rigid body? What is the relation between linear and angular speed? V is equal to r ओमेगा। आपने क्या बताना है, ओमेगा v ओवर r। v कितना है बताएं, है v कितना गिवन है बेटे, 3, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस रेडियस 0.1 है, तो बेटे 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द स्पीड ऑफ साउंड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड रिलेटिव टू द ग्राउंड इज। तो बेटे अगर स्पीड ऑफ साउंड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड हो जाएंगी, v प्लस वी डब्ल्यू। देखे ना, आप मुझे बताएं, आप भाग रहे हैं और हवा भी आपके साथ भाग रही है, हवा आपके साथ आपकी डायरेक्शन में है, आपको लगेगा आपकी स्पीड तेज हो रही है। अक्सर तेज आंधी चल रही होती है और आप आगे जाते हुए बड़ा रेजिस्टेंस पेश हो रही होती है, आपको आगे जाना मुश्किल होता है क्योंकि हवा आपके ऑपोजिट होती है। यहाँ पे इसने बोला है द स्पीड ऑफ साउंड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, द स्पीड ऑफ साउंड इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड v है और विंड वी डब्ल्यू है तो साउंड जल्दी पहुंच जाएगी, v प्लस वी डब्ल्यू। सी ऑप्शन। When the temperature of the gas system is changed by 30 Kelvin and internal energy of the system is changed by 48 joule, the molar specific heat at constant volume। हमने लास्ट लेक्चर में मोलर स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक पढ़ा था ना बच्चों, बताएं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, शाबाश बताओ। When the volume is constant, फॉर्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क होता है P डेल्टा V। कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा V, वॉल्यूम का चेंज नहीं आएगा तो वर्क 0 हो जाएगा, तो Q V डेल्टा U के इक्वल आएगा। और इस Q V किसके इक्वल होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट N CV डेल्टा T। याद है, आप केमिस्ट्री में भी ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। आपने CV निकालना है, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा U ओवर N डेल्टा T। ऐसी है बेटे। फॉर 1 नंबर ऑफ मोल डेल्टा U कितना है बताएं, इंटरनल एनर्जी उसने गिवन दी है 48 और टेम्परेचर कितना है 30। 48 को 30 पे डिवाइड करें 1.6 आ जाएगा, चेक कर लें, सी ऑप्शन आ जाएगी। एन को मैंने 1 लिया है, मोलर स्पेसिफिक हीट 1 मोल। 27 नंबर क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकुलर mass m travel on a circular path of radius r that is perpendicular to magnetic field, the time taken by the particle is। हाँ जी, आपने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड में आगे एक चार्ज पार्टिकल एक सर्कल पूरा करता है, याद है। जब आप ये चार्ज टू मैस रेशियो में ये फिगर बनी हुई है ना, इनटू पेपर, मैग्नेटिक फील्ड में जब एक इलेक्ट्रॉन आता है वो इस तरह की ट्रेजेक्टरी बनाता है। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ओवर स्पीड, अभी बताया, एक वो न्यूमेरिकल करके दिया आपको। जब एक पार्टिकल अपना एक चक्कर पूरा करेगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर, और स्पीड की जगह v आ जाएगा। ये r किसके इक्वल है, बड़े ध्यान से बात सुना, r की जगह मैं लिख रहा हूं mv ओवर eb। आधे बच्चे पूछेंगे सर ये mv ओवर eb कहां से आया, आपके स्मार्ट सिलेबस में इसका न्यूमेरिकल है। चार्ज टू मैस रेशियो के बाद जो एग्जांपल है ना, एक एग्जांपल में वो रेडियस पूछता है। ये आर की वैल्यू पता कहां से आती है, चार्ज पार्टिकल गोल क्यों घूमता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स के बराबर हो जाती है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, QVB, और सेंटीपिटल फोर्स होती है mv स्क्वायर बाय r। यहां से ये एक v से कैंसिल, तो r mv ओवर QB आ जाएगा, चेक कर लें, समझ आ रही बात की। तो जब मैं इस r की वैल्यू mv ओवर QB पुट करूंगा, v से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आएगा 2 पाई m ओवर EB या 2 पाई m ओवर QB, अल्फा ऑप्शन। हाँ जी जी। क्वेश्चन नंबर 28, मैं जुबानी देख के बता सकता हूं करंट 0 है, क्यों, शाबाश, रिवर्स बाइस्ड है। रिवर्स बाइस्ड क्या होता है, अगर आप देखें तो पीएन जंक्शन में ये वाली साइड एन होती है ना, ये वाली,
अगर आप देखें तो ये वाला एन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, अगर एन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, एन बैटरी के एन बैटरी के ये वाला पी है और ये वाला एन है, तो अगर आप देखें तो उसने एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो बेटे जब एन पॉजिटिव से होगा तो रिवर्स बायसिंग नहीं होगी, जब एन पॉजिटिव से होगा तो रिवर्स बायसिंग होगी। याद है फॉरवर्ड और रिवर्स रेक्टिफिकेशन में पढ़ा था आपने। अगर रिवर्स बायसिंग होगी तो रिवर्स बायसिंग का मतलब है नो करंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरी की वजह से करंट बहुत कम होगा, ठीक है। अगर होता फॉरवर्ड बायस, फिर क्या करते आप, V over R करते हैं, 3/2 कर देते आप। What is the de Broglie wavelength of a proton whose linear momentum has magnitude this? तो बेटे de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या है, H over mv। इसमें ये mv क्या है, मोमेंटम, H की वैल्यू कितनी है 10⁻34 और mv किसके इक्वल है 6.63, सॉरी 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। बच्चों जरा देखो 3.3 6.63 का आधा है 2 आ जाएगा, -34 में 23 ऐड करें क्या आएगा -9 पॉइंट, नहीं -11 आएगा बेटे, -11 आएगा। इसको नैनो में आप लिखेंगे तो यहाँ पे -2 इंटू -9, तो -9 नैनो हो जाएगा और ये -2 इस पे मल्टीप्लाई होगा तो 0.02 आ जाएगा। टाइम एंड होने वाला है, आखिरी सवाल है, रिसेप्शन ऑफ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड बाय ट्यूनिंग नॉब विद द चेंज इन द कैपेसिटेंस। कहां लिखा है ये बताएं। चैप्टर 7 में रेजोनेंस है ना, फर्स्ट ईयर में, उसमें रेजोनेंस के उसने एप्लीकेशन में लिखा है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। अक्सर आप गाड़ी में रेडियो सुन रहे होते हैं तो आप नॉब को रोटेट करते हैं। देखें आपने ये वाला फॉर्मूला सबने पढ़ा है 1/2 पाई अंडर एलसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। इसमें ये सी वेरिएबल है, जब मैं रेडियो की नॉब को घुमाता हूं तो मैं किसको चेंज करता हूं, कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस किसको चेंज करेगी, फ्रीक्वेंसी को। और जब आपके सर्किट की फ्रीक्वेंसी 106.2 मेगाहर्ट्ज होगी तो आप कितनी फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल कैच करेंगे, 106.2 वाला। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसीज का सेम होना। तो कैपेसिटेंस को आप चेंज करके फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, और जब आपकी सर्किट की फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी के, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो वो चैनल आप सुन सकते हैं। आपने 106.2 नहीं सुनना, आप नॉब को चेंज करेंगे, सी वेरी होगा, एफ वेरी होकर 103 आ जाएगा, तो वो आपका रेडियो 103 वाले सिग्नल कैच करना शुरू कर देगा। सो हियर राइट ऑप्शन इज बीटा। इंडक्टेंस यूजुअली फिक्स्ड होती है, कैपेसिटेंस चेंज होती है। ये आपके स्मार्ट सिलेबस से ना टॉपिक एक्सक्लूड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रिसेप्शन चैप्टर 16 में, उसमें ये पैराग्राफ लिखा हुआ है कि इंडक्टेंस को कांस्टेंट रख के कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, ठीक है। आप किसी बच्चे से पूछ के आ सकते हैं कि आज केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ? मैं किसी बच्चे से पूछ के क्या बताऊं।